हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। लेक्चर नंबर 18, लेक्चर नंबर 17 में हम लोगों ने पढ़ा था। अभी लेक्चर नंबर 18 में हम लोग आइसोमर को फाइंड करने के और मेथड्स देख रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्टीरियो आइसोमरिज्म में बहुत कुछ पढ़ा। उस सब में हम लोगों ने जो ट्रेडिशनल मेथड थे वो पढ़े, या जो कॉमन फॉर्मूलेस थे वो पढ़े। इस केस में अब हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में कई सारे क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, जिस क्वेश्चन पे इस बात में डिस्कस करेंगे कि अगर मान लो कोई हमको फॉर्मूला दिया है या कोई स्ट्रक्चर दिया है, तो उससे कैसे कोई एक आइसोमर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं कि इसमें से कितने आइसोमर बनेंगे और किस टाइप के आइसोमर बनेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सपोज एक क्वेश्चन अपने पास है C3H7Br, C3H7Br, सपोज ऐसा कुछ है। अब इस C3H7Br में हमको सारे स्ट्रक्चरल फॉर्मूले फाइंड करने हैं। फाइंड ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो छोटा स्ट्रक्चर है, सबसे पहले इसलिए छोटा लिए ताकि करना आसान रहे, थोड़ा सा समझाना आसान रहे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है कि इसमें सारे पॉसिबल आइसोमर हमको फाइंड करने हैं। तो पॉसिबल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर फाइंड करने के हमारे पास एक तो ट्रेडिशनल मेथड है कि हम पहले ये पहचान लें कि ये जो C3H7 इसमें लगा है ये एक्चुअली क्या है। ये एक्चुअली क्या है, एक एल्काइल ग्रुप। क्या है ये, एक एल्काइल ग्रुप है। तो अब जब स्ट्रक्चरल आइसोमर फाइंड करना है तो एक मेथड तो हमारे पास ये है कि हम लोग इसकी एक चेन बनाए, ब्रोमीन को अलग अलग पोजीशन पे रखें, जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, जिस तरीके से हम लोग अभी तक करते आए हैं। सपोज उसी तरीके से एक बार करने की कोशिश करते हैं। तो 3 कार्बन है, तो 1 2 3, ठीक है। इन पे एक ब्रोमीन भी है, तो एक सपोज यहां पर ब्रोमीन लगा दिए, ठीक है, और हाइड्रोजन को बैलेंस कर दिया। क्या 7 हुए, क्या 2 2 4 2 6 1 7। ठीक, एक दूसरा मेथड और क्या हो सकता है कि इस ब्रोमीन को यहां ना लगा करके हम यहां पर लगा दें। तो ये दूसरा मेथड क्या हुआ, C और ब्रोमीन यहां पर लगा दिए, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो हमारे पास टोटल 2 मेथड्स हुए, एक मेथड ये हुआ, एक मेथड ये हुआ, जिससे हम लोग आइसोमर बना सकते हैं। इन शॉर्ट हमारे पास 2 स्ट्रक्चरल पॉसिबल आइसोमर्स हैं फॉर C3H7Br। ठीक है, लेकिन मान लो कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला दिया होता, सपोज C22H समथिंग 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 दिया होता, तो इस मेथड से फाइंड करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता। उतने सारे स्ट्रक्चर्स बनाना, उतने सारे प्रोसेसेस को फॉलो करना, और फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि जो लास्ट स्ट्रक्चर आपको मिलेगा वो सही है, और अगर सही नहीं आया फिर से पूरी बात बची। तो सबसे बेहतर तरीका क्या है कि DBE मेथड फॉलो करें। नाउ व्हाट इज DBE मेथड? तो DBE का मतलब क्या हुआ, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। क्या हुआ, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। मतलब जैसे एक सपोज एक ये स्ट्रक्चर है जिसमें एक ये डबल बॉन्ड है, तो हम लोग इसको फाइंड करने के लिए कह सकते हैं कि इसमें एक पाई बॉन्ड है क्या, यहां पर एक पाई बॉन्ड लगा हुआ है और एक रिंग लगी है, एक रिंग लगी है। तो इसका जोड़ कितना हुआ, 2। तो ये 2 एक्चुअली क्या हुआ, ये 2 हुआ इसका DBE, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। जो इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस 2 आया, तो इस 2 का क्या मतलब है, इस 2 का मतलब है कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो भी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम लोग 2 स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, 2 तरीके के स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। कौन कौन से, या तो एक रिंग एक पाई बॉन्ड हो, जैसा कि ये है, एक रिंग या फिर एक पाई बॉन्ड हो, या फिर 2 रिंग स्ट्रक्चर हो, या फिर 2 पाई बॉन्ड वाले हो।
मतलब ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग कोई एक ओपन चेन बना दे, उस ओपन चेन में 2 पाई बॉन्ड्स लगा दे, या ये हो सकता है कि 2 रिंग लगा दे, एक भी पाई बॉन्ड ना लगाए, या ये हो सकता है कि एक रिंग बना ले, एक पाई बॉन्ड बना ले। तो ये तो तब का काम है जब हमारे पास स्ट्रक्चर दिया है, लेकिन भैया इस फॉर्मूले में तो हमारे पास क्या दिया था, हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया था। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग फाइंड करने का तरीका देखते हैं। तो डीबीई का मेथड क्या है, तो इसके लिए एक है फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है भाई, देखते हैं। इसका फॉर्मूला है डीबीई फाइंड करने का, C+1 माइनस m माइनस t अपॉन 2। C का मतलब क्या हुआ, C का मतलब क्या हुआ, कार्बन, या बोल सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन्स। M का मतलब मोनोवैलेंट एटम, और T का मतलब ट्राइवैलेंट एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मोनोवैलेंट एटम और ट्राइवैलेंट एटम। ये बात हमको लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर है कि मोनोवैलेंट एटम कौन सा होता है। मोनोवैलेंट एटम कौन सा होता है, जैसे हाइड्रोजन, ब्रोमीन, क्लोरीन, है ना, फ्लोरीन, ये सब जो एक एक बार बॉन्ड बनाते हैं। ट्राइवैलेंट क्या हुआ, जैसे नाइट्रोजन 3 बार एटम बॉन्ड बना रहा है। तो इस केस में हमारे पास 3 कार्बन है, 7 हाइड्रोजन है और 1 Br है। क्या हम लोग इस फॉर्मूले में रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। 3 कार्बन हो गया, थोड़ा सा ऊपर वाला साफ कर दे तो जगह बन जाएगी। तो क्या हुआ, 3 कार्बन हो गया, 3 + 1 माइनस मोनोवैलेंट एटम कितना है, 7 और 1 8। ट्राइवैलेंट है क्या, कोई नहीं, 0 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे, 4 - 8/2 = 4 = 0। मतलब अगर ये 0 आ रहा है, अगर डीबीई जो आया वो क्या आया, 0, इसका मतलब इसमें कोई भी रिंग नहीं होगी, ना ही कोई पाई बॉन्ड होगा। क्या ये मेरी बात क्लियर हो रही है? अगर डीबीई 0 आ गया, अगर डीबीई 0 आ गया, इसका मतलब इसमें ना तो कोई रिंग होगी, ना तो कोई पाई बॉन्ड होगा। इट मींस द स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल ओनली विद ओपन स्ट्रक्चर। कोई सिर्फ जो भी स्ट्रक्चर होंगे वो कौन से होंगे, ओपन स्ट्रक्चर होंगे। अब C3H7 का ओपन स्ट्रक्चर हमको पता है कि सिर्फ ओपन स्ट्रक्चर ही बनाना है, और कोई डबल बॉन्ड नहीं लगाना है, और कोई रिंग नहीं लगानी है। जब हमको ये बात पता चल चुकी है तो स्ट्रक्चर बनाना भी आसान है, और इस बात की श्योरिटी के साथ बनाना आसान है कि हमारी गलतियां कम से कम होंगी। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? बिल्कुल भैया, बिल्कुल सर, एकदम क्लियर है। तो और कुछ उस तरीके के क्वेश्चंस ट्राई मारते हैं। और ट्राई करते हैं कुछ। सपोज C4H9Br, C4H9Br, इसको आप लोग ट्राई करिए। एक स्ट्रक्चर और भी कोई देखते हैं। हमने कुछ क्वेश्चंस आप लोग के लिए निकाले हैं अच्छे अच्छे। C10H15NO, C10H15NO। आइए ट्राई करते हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले C4H9Br, C4H9Br है। अपने को अल्काइल मेथड से नहीं जाना है, अल्काइल मेथड अपने को आता है, बहुत अच्छे से आता है। ये इस वीडियो में हम लोग क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम लोग डीबी मेथड से ट्राई कर रहे हैं। इसका डीबी निकालने के लिए क्या करना है, C+1 - m - t अपॉन 2
यहाँ कार्बन कितना है, 4 है, 4 कार्बन प्लस 1 माइनस मोनोवेलेंट कितना है, 10। कोई ट्राइवेलेंट है क्या, कोई ट्राइवेलेंट नहीं है, 0/2 कितना आया, 5 माइनस 10/5 5 0 आया। अगेन द सेम कंडीशन, नो रिंग एंड नो पाई बॉन्ड, ना कोई रिंग बनेगी ना ही कोई पाई बॉन्ड बनेगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है? बिल्कुल सर हो रही है। आओ इसको देखते हैं हम, C10H15 अगेन इन द सेम फॉर्मूला, कार्बन कितना है 10 प्लस 1 माइनस मोनोवेलेंट कितना है 15 माइनस ट्राइवेलेंट है, सिर्फ नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन ट्राइवेलेंट नहीं है, तो 1/2। सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, 11 माइनस 14/2 7, 11 माइनस 7 बराबर कितना हुआ, ठीक है 4। अब केस आया कि 4 होना चाहिए, है ना, 4 होना चाहिए। तो 4 का क्या मतलब हुआ, 4 का मतलब हुआ कि इसके लिए हम लोग या तो 4 रिंग बना दें या फिर 4 पाई बॉन्ड बना दें। एक केस और क्या हो सकता है, एक केस हो सकता है कि 3 रिंग बनाएं और 1 पाई बॉन्ड बना दें। और क्या केस हो सकता है कि 2 रिंग बनाएं या फिर 2 पाई बॉन्ड बना दें। ये भी केस हो सकता है कि 1 रिंग बनाए और 3 पाई बॉन्ड बना दें, हो सकता है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ आइसोमर्स हम लोग निकाल सकते हैं कि 4 रिंग वाला कोई एक कंपाउंड हो सकता है या फिर कोई पाई बॉन्ड वाला हो सकता है। तो इस तरीके से इसके ऊपर बेस करके हम लोग बना सकते हैं कंपाउंड्स और आइसोमर्स काउंट किया जा सकता है। बस ये कंडीशन पॉसिबल है, ये कंडीशन फिक्स हो गई कि हमको जो भी स्ट्रक्चर्स बनाने हैं वो ऐसे बनाने हैं जो इस डीबी के नंबर को फॉलो कर रहे हैं, जो इस डीबी के नंबर को फॉलो कर रहे हैं वो जो है 4। और अगर हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाएंगे जो इस डीबी के नंबर को फॉलो कर रहे होंगे तो वो स्ट्रक्चर्स गलत नहीं होंगे, वो सही आइसोमर्स बनेंगे। तो डीबी का रोल खाली ये है कि हमको ये बताए कि जो आइसोमर हम लोग बनाने जा रहे हैं, जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाने जा रहे हैं वो एक्चुअली सही है या नहीं, उसमें डबल बॉन्ड कितने आएंगे, उसमें रिंग कितनी आएगी। ये कई बार स्ट्रक्चर्स, कई अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाने के बजाय डीबी अगर हम लोग निकाल के करेंगे तो बनाना आसान होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों ने जब इसको सॉल्व किया होगा, डीबी निकाले होंगे तो आपके भी डीबी यही आए होंगे। ऐसा कुछ भी इस फॉर्मूले में कठिन नहीं है कि ये डीबी के निकालने में कोई गलत कर सके। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। उस एग्जांपल में क्या होगा कि मान लो कोई हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले, मान लो हम लोग कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ले जिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई स्पेशल कंडीशन दी हो कि ऐसा स्पेशलिटी के साथ हमको उसको निकालना है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है C6H14O और C5H10O, C6H14O और C5H10O, ये दोनों हैं। इसमें ऑल पॉसिबल एल्डिहाइडिक स्ट्रक्चर्स बनाना है।
इसमें ऑल पॉसिबल एल्डिहाइड स्ट्रक्चर। अब हमको पता है कि एल्डिहाइड बनाने के लिए कम से कम एक डबल बॉन्ड नेसेसिटी है। मान लो ये स्ट्रक्चर है, तो कम से कम एक डबल बॉन्ड यहां पर होना चाहिए, तभी हम एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ सकते हैं। ये जनरल है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है जिसमें एक पाई बॉन्ड कंपलसरी है, एक पाई बॉन्ड कंपलसरी है। तो इसमें अगर डीबी में कोई भी पाई बॉन्ड आ रहा होगा तो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होंगे। हम लोग आगे ट्राई करेंगे क्या बनेगा। अगर डीबी में नहीं आ रहा होगा तो क्यों ट्राई करेंगे, करेंगे क्या, नहीं करेंगे। लेट्स सी C6H14O का, C6H14O का डीबी निकालते हैं। डीबी का फॉर्मूला पता है हमको, क्या होता है, C+1 माइनस M माइनस T बाई 2। चेक करते हैं कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। 6 + 1 माइनस मोनोवैलेंट कितना है, 14 एटम्स मोनोवैलेंट है, ट्राइवैलेंट कुछ नहीं है। 2 6 + 1 7, 14 by 2 7, 7 - 7 is 0. 0 means no ring and no pi bond। और जिस कंडीशन में ऐसा आ गया कि कोई पाई बॉन्ड नहीं बनाना है, तो उस केस में एल्डिहाइड बनाना पॉसिबल है क्या, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। उस केस में एल्डिहाइड बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एल्डिहाइड बनाने में कम से कम एक पाई बॉन्ड नेसेसिटी है, उस कम से कम एक पाई बॉन्ड होना चाहिए। और देखते हैं दूसरा वाला क्या है, C5H10O। C5H10O का काउंट करके देखते हैं। अगेन C+1 माइनस M माइनस T बाई 2। C कितना है, 5 + 1 माइनस मोनोवैलेंट एटम कितना है, 10, ट्राइवैलेंट कुछ नहीं है, अपॉन 0। 5 + 1 = 6 माइनस 10 by 2 = 5 विच इज 1। इसका डीवी कितना आया, 1। 1 का मतलब एक रिंग या फिर एक पाई बॉन्ड बनाना पॉसिबल है और नेसेसिटी है। मतलब C5H10O का जब भी हम लोग कोई आइसोमर बना रहे होंगे तो हमको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि या तो उसमें कोई एक रिंग हो या कोई एक पाई बॉन्ड हो। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट है पाई बॉन्ड। तो मतलब इस कंडीशन में, C5H10O वाले कंडीशन में हम लोग एक ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसमें एल्डिहाइड लगा हो। आगे बना के देखते हैं, कितने बनेंगे वो एक अलग बात है, पर बना के देखते हैं। C5 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो क्या कंडीशंस हो सकती हैं इसमें एल्डिहाइड लगाने की, या तो हम लोग यहां पर लगा दें डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1, ऐसा बना सकते हैं। या एल्डिहाइड को और क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है ना, कि एल्डिहाइड को उठा करके हम लोग यहां पर रख दें। यहां पर एल्डिहाइड को रखेंगे तो कैसा बनाएगा, ठीक है ना। या हाइड्रोजन बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, जब हमने हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लिया है। 1 2 3 4 5 ऐसा बना सकते हैं, ठीक है। पांचवा तो कार्बन हमारा CHO का ही होगा, तो ऐसा केस हो सकता है, एक केस ऐसा हो सकता है। क्या इसके अलावा कोई और केस हो सकता है, नहीं हो सकता है। CHO है जैसे, है ना, तो या तो इसको हम यहां लगा दें या हम इसको यहां लगा दें, ये दोनों केस सेम हो जाएगा तो ये हट जाएगा। अब अगेन या तो हम CHO को यहां लगा दें या यहां लगा दें, तो अगेन ये दोनों केस सेम हो जाएगा तो ये भी हट जाएगा। तो दो कंडीशन इसकी बन गई, ठीक है। एक कंडीशन इसकी बनी कि एक यहां तो लगा दें, ठीक है, या तो हम यहां लगा दें या यहां लगा दें या फिर यहां लगा दें। तो इन तीनों जगह में कहीं भी एक जगह लगाएंगे सेम ही बात आएगी। तो दो कंडीशन हटा देते हैं, या तो यहां लगा दिए या यहां लगा दिए। अगर ये वाले केस का कंडीशन देखें तो एक हमने ये बनाया, दूसरा क्या बन सकता है, C C C C 4 और
ये CHO बनेगा। ठीक है, तो एक केस ये बन गया, दूसरा केस ये बन गया। तीसरा पॉसिबल आइसोमर क्या हो सकता है कि यहां पर CHO लगा दिया जाए, C CHO। और चौथा केस क्या हुआ, 1 2 3 4 और इसी पे CHO लगा दिया। हाइड्रोजन लगाने की हमको लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, एक में हम लगा के देख भी लिया है, कंफर्म है, सही आ रहा है। ठीक है, वैसे भी अगर DBE मेथड फॉलो किया गया है, अगर DBE मेथड फॉलो किया गया है तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ रिंग्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ रिंग्स और हाइड्रोजन बैलेंसिंग, ये तीनों ही चीजें इक्विवेलेंट आएगी, इक्विवेलेंस में आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, और कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। मान लो एक क्वेश्चन ऐसा है, कुछ आगे कुछ ऐसा ही है, देखते हैं। ये क्वेश्चन है C4H8 और इसके सभी पॉसिबल स्ट्रक्चरल फॉर्मूले निकालते हैं। C4H8 ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, C4H8 इसका हमको क्या बनाना है, सभी पॉसिबल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाने हैं। अगेन वही करते हैं अपन, चलो DBE मेथड करते हैं। C+1 M-T अपॉन 2, कितने कार्बन हैं, 4 हैं, 4 + 1 माइनस मोनोवैलेंट कितना है 8 -T अपॉन 2, ये 0, कितना हुआ 4 + 1 5 माइनस 8 में से 2 गया बचा 4, क्या हुआ 1। ये आया क्या अपना DBE। 1 का मतलब DBE क्या हुआ कि या तो हम एक रिंग यू बना लें या फिर कोई एक पाई बॉन्ड बना लें, एक कोई रिंग बना लें या फिर एक कोई पाई बॉन्ड बना लें। लेट्स सी द स्ट्रक्चर्स। एक रिंग के साथ अगर हमको स्ट्रक्चर बनाना है, 4 कार्बन है, तो अगर रिंग स्ट्रक्चर्स देखे जाए तो क्या बन सकते हैं, अगर रिंग स्ट्रक्चर देखा जाए तो क्या बन सकता है, 1 2 3 4। ठीक है, एक तो ये बन सकता है, दूसरा मिनिमम कार्बन जो रिक्वायरमेंट है रिंग की ये 4, यही 2 केसेस बन सकते हैं। तो एक केस रिंग का ये हो गया, दूसरा केस रिंग का ये हो गया। नाउ पाई बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। 4 कार्बन है, 1 2 3 4। ठीक है, डबल बॉन्ड यहां लग सकता है या यहां लग सकता है, एक ही बात है। दूसरा केस ऐसा हो सकता है, डबल बॉन्ड यहां लग सकता है। ठीक है, इसके बाद कार्बन 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 और कार्बन, या तो डबल बॉन्ड यहां लगा लो या यहां लगा लो या यहां लगा लो, इक्विवेलेंट केस है, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीसरा, चौथा और पांचवा, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चरल फॉर्मूले कितने हो गए, 5। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग कर सकते हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं, है ना। मान लो ऑप्शंस में आया तो हम लोग बहुत तेजी से निकाल सकते हैं, DBE निकाल लेंगे, DBE से फटाफट से ये वाले क्वेश्चंस बन जाएंगे। ज्यादा चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्या इसमें हाइड्रोजन बैलेंस हो रहा है, क्या इसमें जो हमने फंक्शनल ग्रुप लगाया है वो बैलेंस हो रहा है, क्या डबल बॉन्ड बैलेंस हो रहा है, ये सब कुछ चेक करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम लोगों के पास अगर DBE सही आया है, हम लोग DBE सही कैलकुलेट कर पा रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि हम लोग फाइनल स्ट्रक्चरल आइसोमर तक भी आसानी से पहुंच जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है, आप देखते हैं कि C8H12 है, C8H12 है, C8H12 है, इसके कितने पॉसिबल
बेंजीन आइसोमर बन सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि C8H12 है, इसके कितने पॉसिबल बेंजीन आइसोमर्स बन सकते हैं, मतलब आइसोमर हो और बेंजीन हो। और देखते हैं, एक बार ट्राई मारते हैं, डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बेंजीन है, इसका मतलब कम से कम 6 कार्बन तो यूज होंगे। 1 2 3 4 5 6 यूज हो गए। बेंजीन है, 3 अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स होंगे, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब 8 कार्बन है, मतलब एक को यहां से हटाना पड़ेगा, यहां पर और दूसरा जोड़ दो, इसके भी हाइड्रोजन्स को बैलेंस कर दो। लेट्स काउंट हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर यूज्ड। 6 कार्बन यूज हो गए हैं, 3 डबल बॉन्ड बने हैं, बेंजीन रिंग बन रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ गड़बड़ हुआ? क्या गड़बड़ हुआ? गड़बड़ ये हुआ कि हमने यहां पर जब लगाया तो हमारे पास जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स निकल करके आए, जो स्ट्रक्चर में कनेक्टेड थे, वो कितने आए? वो आए 10। आने कितने चाहिए थे? 12। नियम ऐसा है कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 12 दिए हैं तो हमको 12 ही यूज करने पड़ेंगे, ना कम ना ज्यादा। तो अगर यहां पर 10 ही यूज हो रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं इस बात में बहुत बड़ी समस्या है। क्या इसमें बहुत बड़ी समस्या क्या है कि 2 हाइड्रोजन लगाने की जगह नहीं मिल रही है। अब इतनी माथापच्ची करने के बाद ये स्ट्रक्चर हो गया गलत। और अगर ये स्ट्रक्चर गलत हो गया, इसका कारण क्या है कि हमने पहले डीबीई काउंट नहीं किया। अगर हम पहले ही डीबीई काउंट कर लेते तो हमको पता चल जाता कि ये स्ट्रक्चर किस तरीके से बनना है और बनना है या नहीं बनना है। पहली बात तो यही पता चल जाता। तो और डीबीई काउंट करते हैं। डीबीई काउंट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, हम लोग जानते हैं C+1 n - T/2। कितना कार्बन है? 8 कार्बन है। 8 + 1 माइनस मोनोवैलेंट कितना है? 12 - 0/2। 8 + 1 = 9 और 12 में से 6 12 का 2 डिवाइड करो 6। 9 - 6 = 3। डीबी आ रहा है 3। मतलब या तो हम 3 रिंग बना सकते हैं या 3 डबल बॉन्ड बना सकते हैं या उसके अल्टरनेटिव भी बना सकते हैं। अच्छा, एक बेंजीन है, इस बेंजीन का अगर डीबीई काउंट किया जाए तो इस बेंजीन में 1 रिंग है और 3 पाई बॉन्ड्स। इस बेंजीन में 1 रिंग है और 3 पाई बॉन्ड, मतलब इसका डीबी कितना आ रहा है? 4। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है किसी भी बेंजीन को बनाने के लिए, किसी डीबी की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो कितनी है? 4। अरे हाँ या ना? तो 4 डीबी तो होना ही चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो 4 डीबी होना चाहिए, ठीक है। यहां डीबी हमारे पास कितना है? 3। 4 होना चाहिए, है 3। तो क्या ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है? इसका मतलब ये स्ट्रक्चर ही पॉसिबल नहीं है। और अगर ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है तो बनेगा ही नहीं, फिर तो कोई आइसोमर है ही नहीं ना बेंजीन वाला, ठीक है। अच्छा भैया, नाउ लेट्स सी सम मोर क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपको घर से करने के लिए देंगे। ये अभी तक जितने हम लोग देख रहे थे उसमें हम लोगों ने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला निकालना देखा, उसमें हम लोगों ने कोई एक पर्टिकुलरली वाले फॉर्मूलेस देखे कि ये सपोज एल्डिहाइड वाले कितने बनेंगे, बेंजीन वाले कितने बनेंगे, है ना। अब एक हम लोग ऐसा देखते हैं जिसमें ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स देखना है, ऑल पॉसिबल आइसोमर्स देखना है। तो हमने पहले भी इस बात पे डिस्कशन किया है पिछली क्लासेस में कि ऑल पॉसिबल आइसोमर्स का मतलब है कि उसमें हमको सारी तरीके के देखते हैं, स्ट्रक्चरल भी देखना है और स्टीरियो भी देखना है, ठीक है। तो अभी तक के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे बाकी तरीके के आइसोमर्स, जब हम लोग डीबीई काउंट करके आइसोमर्स फाइंड कर रहे थे तो हम लोगों ने अभी तक जो क्वेश्चंस देखे उसमें हमने ये देखा कि एल्डिहाइडिक स्ट्रक्चर फाइंड करना था या बेंजाइलिक स्ट्रक्चर फाइंड करना था या इस तरीके के स्ट्रक्चर फाइंड करने थे। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है C4H9Br, इसके अंदर कोई पर्टिकुलर नहीं फाइंड करना है बल्कि ऑल आइसोमर्स फाइंड करने हैं, ऑल आइसोमर्स, ठीक है। कुछ भी फाइंड करना हो, आइसोमर फाइंड करना हो, लेकिन
कुछ भी फाइंड करना हो लेकिन उसमें आइसोमर फाइंड करना हो तो अपन सबसे पहले एक काम करेंगे क्या कि उसका DBE काउंट कर लेंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि DBE काउंट करना हमको ये आसान बना देगा कि कोई डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो DBE कैसे काउंट करेंगे? अगेन वी हैव द फॉर्मूला C+1 - m - t अपॉन 2, तो 4 + 1 - 10 - 0 अपॉन 2 which is 5 - 5 which is 0. When it comes on 0 it definitely meant कि no pi bond and no ring। जब ऐसा सिचुएशन आता है कि ना तो पाई बॉन्ड बन रहा है ना रिंग बन रहा है, इट डेफिनेटली मीन्स क्या बन रहा है? ओपन चेन। तो 4 कार्बन है हमारे पास। 4 कार्बन के लिए ओपन चेन के स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकते हैं? 1 2 3 4। एक तो ये स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है या फिर ये स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। हमारे पास Br भी है, हाइड्रोजन हमको बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम लोग DBE काउंट करके काम कर रहे हैं, और जहां पर DBE काउंट करके काम होता है वहां पर हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाता है। अब हमारे पास Br है, Br लगाने के पास हम लोग पहले भी कई सारे एग्जाम्पल्स में देखा है, या तो यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, लेकिन ये दोनों पोजीशन एक ही तरीके की हैं तो एक पोजीशन फाइंड कर लेते हैं। ये दोनों पोजीशन एक ही तरीके की हैं तो एक फाइंड कर लेते हैं। एक यहाँ पर लगेगा और ये तीनों एक तरीके के हैं इसलिए एक यहाँ पर लगेगा। तो टोटल हमारे पास 4 आइसोमर बनाए जा सकते हैं जिसमें Br लग रहा है। तो चारों पे लगा के देखते हैं एक एक बार क्या बन रहा है। चारों पे लगा के देखते हैं। सपोज एक बार Br यहाँ पर लगाया, एक बार Br यहाँ पे लगाया, ठीक है। और केस क्या हुआ? 1 2 3 4। एक बार Br यहाँ पे लगाया, अगेन 1 2 3 और 4। एक बार Br यहाँ पे लगाया। तो हमारे पास अब 4 कंडीशंस हैं, 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमारे पास बनके रेडी हैं। 1 2 3 और 4। अच्छा सर, ये तो हो गए स्ट्रक्चरल आइसोमर, लेकिन हमारे पास कौन से आइसोमर फाइंड करने थे? ऑल आइसोमर। जब ऑल आइसोमर्स की बात आएगी इट डेफिनेटली मीन्स कि हमको स्ट्रक्चरल भी फाइंड करना है और स्टीरियो भी फाइंड करना है। और जब स्टीरियो की बात आ रही है इट डेफिनेटली मेंट फॉर 2 काइंड्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, एक तो ज्योमेट्रिकल और दूसरा ऑप्टिकल। हमको मालूम है ज्योमेट्रिकल के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए। ज्योमेट्रिकल के लिए या तो डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर होने चाहिए, डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर होना चाहिए, या कोई ऐसा रिंग वाला स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड हो। तो क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड का इस्तेमाल करना नहीं है और कोई रिंग वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना नहीं है, इसलिए ज्योमेट्रिकल तो हमको मिलेगा ही नहीं। ऑप्टिकल के लिए क्या है? कायरल कार्बन होना चाहिए। क्या है? कायरल कार्बन होना चाहिए। लेट्स सी इसमें कोई कार्बन कायरल है क्या? कायरल कार्बन के लिए सिचुएशन क्या है? चारों अलग अलग ग्रुप्स होने चाहिए। तो जो सेंटर बन सकता है क्या उस पे कुछ है? तो इस पे ये 3 ग्रुप सेम लगे हैं तो ये कायरल नहीं है। इस पे 2 हाइड्रोजन सेम लगे हैं इसलिए ये भी कायरल नहीं है। इसमें भी 2 हाइड्रोजन सेम लगे इसलिए ये भी कायरल नहीं है। लेकिन इसमें एक तरफ इथाइल ग्रुप लगा है, एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा है, एक तरफ ब्रोमीन लगा है और एक तरफ हाइड्रोजन लगा है। इट मीन्स दिस कार्बन इज कायरल। और अगर कार्बन, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है कि अगर कार्बन कायरल है, अगर कार्बन कायरल है, इट मीन्स इट कैन गिव 2 काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। वन फॉर्म इज D एंड द अदर फॉर्म इज L। तो इसका मतलब ये जो 3 नंबर वाला स्ट्रक्चर था इससे हमको 2 स्ट्रक्चर्स, 2 आइसोमर्स मिल सकते हैं। नाउ टोटल आइसोमर्स की अगर हम लोग बात करें तो 2 इसमें से मिल जाएंगे, एक ये 3 4 और 5। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स अगर हम लोगों को फाइंड करना था तो हमारे पास कितना आ गया? 5 आइसोमर्स। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब हम लोगों को पता है कि हम लोगों को DBE मेथड से किस तरीके से आइसोमर निकालने हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, हालांकि नीचे वर्कशीट में वो दिए हुए हैं क्वेश्चंस। अब आप लोग फाइंड करें या ना करें, मैं बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिख दे रहा हूं और आप लोग ट्राई करिए। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे पूछिए, वी विल डेफिनेटली आंसर इट।
ठीक है, और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस हम लोग निकाल के लाए हैं आपके लिए। C4H8 और C5H10 ऑल पॉसिबल आइसोमर्स, वर्कशीट है। C4H8 and C5H10 all possible isomers। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट पॉसिबल एल्केन एंड स्मॉलेस्ट पॉसिबल एल्कीन विद asymmetric कार्बन। स्मॉलेस्ट possible alkane and alkene with asymmetric carbon। ऐसा एल्केन या ऐसी एल्कीन फाइंड करना है जिसमें कोई एसिमेट्रिक कार्बन हो और वो अपने साइज में सबसे छोटा, मतलब पूरा जो स्ट्रक्चर है वही सबसे छोटा स्ट्रक्चर हो सकता है जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन भी हो और वो एक एल्केन भी हो या वो एक एल्कीन भी हो। इसके बाद स्मॉलेस्ट पॉसिबल एल्केन विद एन प्रोपाइल एज अ साइड चेन। स्मॉलेस्ट possible alkane with n propyl as side chain। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत ध्यान से करने वाले क्वेश्चंस हैं और फटाफट वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसमें ध्यान रखना ये एल्केन एल्कीन होना चाहिए, असिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए, इसमें n प्रोपाइल साइड चेन के तौर पे यूज होना चाहिए और एल्केन होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और है कि C7H12 है, C7H12 है, ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स with asymmetric carbon and alkyne as functional group। क्या बात क्लियर हो रही है? तो मैं एक बार दोबारा आपके लिए क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। C4H8 और C5H10 इसका सारे आइसोमर्स फाइंड करने हैं। स्मॉलेस्ट पॉसिबल एल्केन या फिर एल्कीन फाइंड करना है जिसमें असिमेट्रिक कार्बन हो। स्मॉलेस्ट पॉसिबल एल्केन फाइंड करना है जिसमें एन प्रोपाइल ग्रुप साइड चेन यूज हुई हो। और C7H12 का सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर फाइंड करने हैं जिसमें असिमेट्रिक कार्बन भी हो और एल्काइन भी लगा हो। करिए इन क्वेश्चंस को, कोई डाउट आता है तो पूछिए, कैसा भी आपका डाउट है आप टेलीग्राम चैनल पे डालिए। और समय बहुत कम बचा है, मैंने बहुत अच्छी वीडियो भी आप लोगों के लिए बना करके डाली है, उसको भी जाइए देखिए। बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए जो IIT की तैयारी कर रहे हैं साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, थैंक यू।